नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव दुबे। स्टडी प्रिपरेशन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी अब जानकारी ले लेते हैं कि भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया था। कब? 1972 में। और मध्य प्रदेश में 1971 में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1971 में शिकार पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के अंतर्गत 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कितना? 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं देश के। मध्य प्रदेश में 7 स्थान ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखे गए हैं। उनमें से 6 नेशनल पार्क हैं और एक अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में और पक्षियों और जानवरों के संरक्षण के लिए भी कुछ स्थान बनाए गए हैं, जैसे कि खरमोर के लिए 2 अभ्यारण्य, सोन चिड़िया के लिए 2 अभ्यारण्य और घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य। खरमोर के लिए कितने? 2 अभ्यारण्य हैं और सोन चिड़िया के लिए भी 2 अभ्यारण्य हैं और घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य जब हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब उनके नाम वहां पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कानाकसली है। कौन सा? कानाकसली। पहला भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है, जो कि मंडला में आता है। कहाँ पर? मंडला, और कुछ बालाघाट में भी आता है। अधिकतर मंडला लगाना है अपन को। अगर ऑप्शन में आपको लगाना है तो मंडला लगाना है। उसके कुछ अच्छा बालाघाट में भी आता है। देखो क्या होता है, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान ये बड़े बड़े क्षेत्रों में होते हैं, कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता, इसलिए 1 से 2 जिले भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी, इसे फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे है? डिंडौरी में। अगर सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो वो है नौरादेही, जो सागर, नरसिंहगढ़ आदि आसपास दमोह 2-3 जिलों में आता है, लेकिन मेनली सागर याद रखना है। कहाँ पर? नौरादेही, सागर। और राला मंडल जो कि इंदौर में आता है, ये पूर्णतः इंदौर में ही आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले की फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट में आता है। मुख्यतः मंडला याद रखना है, बालाघाट को भी याद में रखना है। अगर 2-2 जोड़े में आए तो मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ऐसे करके आए तो अपन को मंडला बालाघाट लगा के आना है, और वैसे अकेले आए तो मंडला अकेला लगाना है। यह 1933 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। कब? 1933 में अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तथा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया पहला भी यही है। मतलब कि अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कानाकसली है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कानाकसली है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट किया गया तो वो भी कानाकसली में किया गया। कब? 73-74 में। ठीक है। इसकी स्थापना कभी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तो 1955 में। अभी सबसे बड़ा है इसलिए इसका हमको क्षेत्रफल भी याद करके रखना चाहिए। इसका क्षेत्रफल है 939.94 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कितना? 939.94 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 2 नदियां बंजर एवं हेलोन 2 नदियां बहती हैं, और इन्हीं नदियों के नाम से 2 घाटियां भी हैं, बंजर और हॉलो। 2 घाटियां भी पाई जाती हैं। तो अगर पूछा जाए बंजर घाटी या हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो कानाकसली में है। बंजर नदी या हॉलो नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है तो कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। यहाँ पर एक सूर्यास्त पॉइंट, सनसेट पॉइंट भी है, जिसका नाम है बामनी दादर के नाम से एक सूर्यास्त पॉइंट भी है, जो पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहता है। इसमें दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। इसका नाम है इसकी प्रजाति का नाम क्या है? बेटरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और इसमें बहुत मात्रा में कृष्ण मृग भी पाए जाते हैं।
यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सरकारी शुभंकर, मतलब शुभंकर मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया हो। जैसे कि अपन देह बाग देखते हैं ना, हर मिलिट्री का अलग देह बाग होता है, मध्य प्रदेश पुलिस का अलग है, निर्वाचन आयोग का देह बाग अलग है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसे भी एक शुभंकर मिला है, इसका नाम है भूरसिंह दी बारहसिंगा। और इसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है जंगल गलियारा। जंगल गलियारा के तहत क्या हो रहा है कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक गलियारा स्थापित बनाया है, एक कॉरिडोर बनाया है। इसमें जंगली जानवरों के लिए एक उससे रास्ता दिया जाएगा जिससे वो एक उद्यान से दूसरे उद्यान तक आ जा सकें। नंबर 2 हम बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958। यहाँ पर एक जॉर्ज कैसल नाम का प्रसिद्ध भवन मिलता है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके लिए बनवाया गया था, जॉर्ज कैसल नामक भवन। यह राष्ट्रीय उद्यान पहले ग्वालियर के राजाओं का शाही शिकार अभ्यारण्य होता था, शाही शिकार का स्थान था, मतलब वह स्थान जहाँ पर वो शिकार खेलते थे। इसमें माधवराव सिंधिया द्वारा मनिहार नदी पर, कहाँ पर? मनिहार नदी पर 3 क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध बांध बनवाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जादव सागर, शांति सागर, माधव सागर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जादव सागर, शांति सागर, माधव सागर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज कैसल नामक प्रसिद्ध भवन कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और अगर ग्वालियर के महाराजाओं का शाही शिकार अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो भी माधव राष्ट्रीय उद्यान है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पड़ता है? ये उमरिया जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान है। कहाँ पर? इसके आसपास 32 पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी? चरणगंगा नदी। क्वेश्चन आता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान। चरणगंगा नदी कहाँ से बहती है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान से। और इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है। पहला कौन था? कान्हा-किसली, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आया है। कौन सा है? दूसरा नंबर का। इसे कब 93-94 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर बांस और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, इसके लिए यह प्रसिद्ध है, बांस और साल के वृक्षों के लिए। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व, यहाँ पर सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। सफेद शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर बाघों के घनत्व के लिए सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और 2012 से इसे हाथियों के आवास के लिए भी बनाया जाना प्रस्ताव किया गया है, मतलब यह हाथी भी यहाँ पर रहेंगे, हाथियों का निवास स्थल भी इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।